नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में स्टडी किया था। अब थर्मोडायनेमिक्स में एक और टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो हमारी हेडिंग होगी दैट इज थर्मोडायनेमिक साइकिल, दैट इज थर्मोडायनेमिक साइकिल। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर बेस थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कंपटीशन के अंदर तैयार होते हैं। तो सबसे पहले साइकिल क्या है इसको हम समझेंगे। इस पे कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं कि इफ a system is said to be a system is said to be a system is said to have, not be, a system is said to have undergone, a system is said to have undergone a cycle if the initial and final point, if the initial and final points are same। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो हम बोलेंगे सिस्टम एक साइक्लिक प्रोसेस के तहत गया है। A system is said to have undergone a cyclic process if initial and final points are same। अब जा देखिएगा, सपोज हमारे पास किसी दो एक्सिस के बीच में हमने ग्राफ को ड्रा करना है 1 और 2 के बीच में, दैट इज चाहे प्रेशर और वॉल्यूम हो, टेम्परेचर इंट्रॉपी हो, इंथैल्पी इंट्रॉपी हो, किसी भी ग्राफ पर कोई भी आपको साइक्लिक प्रोसेस चलाना है। तो अभी हम नॉर्मली हम देखें अगर कि हम कोई स्टेट डिफाइन करें, यहाँ पर है मान लीजिए दैट इज पॉइंट ए, दिस इज नाउ स्टेट 1 कंडीशन। आप द सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट और स्टेट इस वक्त का क्या है 1 पर है। अब स्टेट का चेंज होगा तो आपका प्रोसेस कहलाएगा। तो सपोज हम चेंज करते हैं स्टेज को 1 से 2 या ए से बी, हमारा स्टेज चेंज हुआ। तो थर्मोडायनेमिक साइकिल अभी जो है ये प्रोसेस बना, ए से बी क्या है प्रोसेस है, बिकॉज इट इज चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था क्या था, प्रोसेस था। जब प्रोसेस इस तरह से हो कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट, यानी जहां पर वो प्रोसेस खत्म हो और जहां से शुरू हुआ हो, दोनों पॉइंट सेम हो जाए, यानी फिर से यहीं पर पॉइंट्स बी से फिर से आप वापस आ जाइए ए पर। तो आप यहां से स्टार्ट हुए थे, फिर से वापस कहां पहुंच गए, वहीं पर। तो अगर किसी प्रोसेस में आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तो आप बोलेंगे इट इज फॉर्मिंग अ साइकिल। ये आपके लिए क्या है, साइकिल है। दिस इज साइकिल इफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स इज सेम। तो इनिशियल पॉइंट ए से आपने शुरू किया था, यहां से आप मूव किए, प्रोसेस बी हुआ, ए टू बी आपने किया, फिर बी टू आप ए पहुंच गए, यानी जहां से आपने स्टार्ट किया फिर वापस वहीं पर पहुंच गए। इसका मतलब है आपने एक साइकिल क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो दिस इज कॉल्ड साइकिल। तो प्रोसेस इस तरह से हो कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स क्या रहें, सेम रहे, चेंज ना हो, जहां से आप स्टार्ट करें वहीं पर पुनः क्या कर सके, पहुंच जाए, तो आप बोलेंगे आप क्या कि ये एक साइकिल है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आएंगे इसके अंदर कंपटीशन के अंदर वो ये है कि पहला कि व्हाट इज द चेंज ऑफ प्रॉपर्टी फॉर ए साइकिल। क्वेश्चन नंबर 1, जो पहला क्वेश्चन है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा वो ये है कि व्हाट इज द चेंज ऑफ प्रॉपर्टी फॉर ए साइकिल। व्हाट इज चेंज ऑफ प्रॉपर्टी for a cycle। Question number 1, what is the change of property for a cycle। इस साइकिल के लिए प्रॉपर्टी का चेंज क्या होगा। तो कैसे इसका जवाब देंगे, प्रीवियस
क्लास को फिर से हम डिस्कस करेंगे कि प्रीवियसली हमने बताया था जब हम लोगों ने प्रॉपर्टी डिस्कस किया था कि प्रॉपर्टीज क्या है, एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज प्रॉपर्टी। जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक जो हैं जो मेजर की जा सकती हैं, चाहे डिवाइस के थ्रू, चाहे फार्मूले के थ्रू, चाहे डायरेक्ट मेजर करिए चाहे इनडायरेक्ट, ये सभी किसमें आई थी? जो भी प्रॉपर्टीज आपकी थी उन प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने दो भागों में बांटा था, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंडिपेंडेंट ऑफ मास था और इंडिपेंडेंट ऑफ साइज था तो इंटेंसिव था, और अगर आपका साइज और मास पे डिपेंड कर रहा था तो क्या था? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी। तो अब हम देखें प्रॉपर्टी के कुछ पॉइंट्स हमने उस वक्त पढ़े थे। प्रॉपर्टी को लेकर के एक बेसिक पॉइंट था कि प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड अपॉन पास्ट हिस्ट्री। प्रॉपर्टी पुराने इतिहास पे डिपेंड नहीं करती है कि वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट की प्रॉपर्टी इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि ये प्रॉपर्टी आई कहां से है, इसको इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए किस रास्ते को अपनाना पड़ा है, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करती है। यानी अगर इस पॉइंट की प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो इसका मतलब है ये इस पॉइंट के लिए फिक्स प्रॉपर्टी है। ये आई कहां से है, कहां से चेंज होकर के ये प्रेशर टेम्परेचर इसका डेवलप हुआ है, इस पर कोई भी बात नहीं कर सकते आप। तो साइकिल के लिए प्रॉपर्टी का चेंज आप पूछा, व्हाट इज द चेंज ऑफ प्रॉपर्टी फॉर ए साइकिल। तो साइकिल के लिए क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। मान लो कोई भी प्रॉपर्टी इस पॉइंट की होगी, ए पॉइंट की प्रॉपर्टी होगी, सपोज पी एंड टी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है इसकी, प्रेशर और टेम्परेचर। तो जो भी प्रेशर और टेम्परेचर इसकी प्रॉपर्टी है, दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, संयोग है। प्रेशर और टेम्परेचर हमने एग्जांपल के तौर पे लिया, यहां पर कुछ प्रेशर होगा कुछ टेम्परेचर होगा। अब आप एक साइकिल पूरा कर लीजिए, आप फिर यहीं पर पहुंच जाइए। तो यहीं पर पहुंचे हैं तो फिर से वही प्रेशर और टेम्परेचर की वजह यह है कि प्रॉपर्टी जो होती है वो इस बात पे डिपेंड ही नहीं करती किधर से आप आ रहे हैं या किधर से जा रहे हैं। पास हिस्ट्री क्या है इस पे डिपेंड, रास्ते पर डिपेंड नहीं करते, क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन होती है। ये केवल किस पे डिपेंड करती है, एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। यहां है तो यहां पर डिपेंड करेगी, ये पॉइंट है तो इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर ये आया कैसे, इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो अगर मान लीजिए यहां का प्रेशर 5 बार है, सपोज फॉर एग्जांपल प्रेशर इक्वल टू 5 बार है और टेम्परेचर इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस है, ये आपके पास इनिशियल में इंफॉर्मेशन है प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में पॉइंट ए पर। फिर जब आप साइकिल पूरा कर लेते हैं, जब वापस आप इसी पॉइंट पर जाते हैं, इसका मतलब अब प्रेशर कितना है, अभी भी 5 बार पे आप वापस आ गए और टेम्परेचर कितना हुआ, 50 डिग्री सेल्सियस। यानी कहने का मतलब क्या है कि जहां से आप चले थे वापस उसी पे आ गए, उसी पॉइंट पर, तो प्रॉपर्टी सेम है। तो व्हाट इज द चेंज ऑफ प्रॉपर्टी, जीरो। व्हाट इज द चेंज ऑफ प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ प्रॉपर्टी, जॉब प्रॉपर्टी इक्वल टू जीरो। तो इसका जो जवाब आप देंगे वो क्या देंगे, व्हाट इज द चेंज ऑफ प्रॉपर्टी फॉर ए साइकिल। तो साइकिल के पूरा हो जाने पर साइकिल के लिए प्रॉपर्टी का चेंज पूछा है। प्रॉपर्टी का चेंज प्रोसेस में हो सकता है, ए से बी आया तो प्रेशर कम भी हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, डिपेंड करता है वो कैसी सिचुएशन है। प्रोसेस में प्रॉपर्टी चेंज कर सकती है, लेकिन फॉर ए साइकिल क्योंकि जहां से आपने शुरू किया था वहीं पर पहुंच गए, तो आप पाथ कुछ भी अपना लीजिए। जब अगर आप वहां पर जहां से शुरू किए थे वहां पहुंच गए हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी पॉइंट फंक्शन है, यानी ये पॉइंट पर ही फिक्स है वो उसकी वैल्यू, तो आप अगर वहीं फिर से पहुंच गए तो चेंज कितना हुआ, जीरो हो गया। दिस इज आंसर इज जीरो। What is the change of property for a cycle? तो आंसर इज जीरो। क्यों चेंज ऑफ प्रॉपर्टी फॉर ए साइकिल जीरो है, क्योंकि प्रॉपर्टी इज ए पॉइंट फंक्शन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पास्ट हिस्ट्री। तो आप कैसे वहां पहुंचे इस बात से डिपेंड नहीं करता है। आप घूम के आइए 10 बार से, 2-3 प्रोसेस और भी हो जाए उसके बाद भी पहुंचिए आप, तब भी चेंज इन प्रॉपर्टी साइकिल के लिए क्या होगी, जीरो होगी। प्रॉपर्टी कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करती है कि कैसे कैसे आप वहां पहुंचे हैं। अगर यहाँ की प्रॉपर्टी की बात हो रही है, पॉइंट बन गया, वो पॉइंट फंक्शन है वहां पर, तो वो आप वापस फिर वहीं पहुंचते हैं तो उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो चेंज इन प्रॉपर्टी फॉर ए साइकिल इज जीरो। ये प्रीवियस ईयर आईएएस में क्वेश्चन आ चुका है। चेंज इन प्रॉपर्टी फॉर ए साइकिल आपसे पूछा जाए तो जीरो है। दूसरी बात, साइकिल बनने के लिए आपसे पूछा जाए मिनिमम कितने प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, तो जवाब होगा कम से कम 2 प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी। एक तो ये आपका और दूसरा ये। तो मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर ए साइकिल इज 2। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, मिनिमम number of process required for a cycle is equal to 2।
कम से कम 2 प्रोसेस होने चाहिए किसी एक साइकिल, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 2 होने चाहिए प्रोसेस किसी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, जैसा कि इस फिगर में आप क्लियरली देख सकते हैं, 1 से A से B फिर B से A, मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर साइकिल टू। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन साइकिल को लेकर के प्रॉपर्टी का चेंज पूछ सकता है। अब ये आपसे कह सकता है, आपसे ऐसे क्वेश्चन ना आकर के बदल सकता है चेंज, वो आपको प्रेशर और टेम्परेचर दे दिया जाए और बाद में पूछे कि साइकिल इज कंप्लीटेड, तब बताइए कितना प्रॉपर्टी में चेंज होगा या नेक्स्ट प्रॉपर्टी कितनी होगी। आपको चेंज 0 रखना है, ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होगा। और मिनिमम नंबर प्रोसेस कितनी की जरूरत पड़ेगी, 2। ओके, तो हम लोगों ने स्टेट क्या होता है इसको देखा, प्रोसेस क्या होता है इसको देखा, और फिर हम लोगों ने प्रोसेस के बाद प्रोसेस के कॉम्बिनेशन से बनने वाली साइकिल को भी देखा। और इन सभी में हमने ये देखा कि साइकिल के लिए मिनिमम 2 प्रोसेस की ज़रूरत होती है, 2 प्रोसेस की ज़रूरत, और चेंजिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, 0 होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखेंगे, जहाँ से हम लोग अब थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स के डीपर सेक्शन में जाएंगे, दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारी हेडिंग होगी। न्यू टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट निकलेगा और धीमे धीमे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के डीपर सेक्शन में चलेंगे, जहाँ से कंपटीशन के अंदर हर बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट हेडिंग अप आपकी होगी, दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसकी अपनी हिस्ट्री भी है, हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी कॉन्सेप्चुअल जो पोर्शन है जो कंपटीशन में आता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए जो टैगलाइन आप यूज करेंगे, टैगलाइन का मतलब है जो एक सिंपली वो पूछता है कंपटीशन में किसको रिप्रेजेंट करता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक सिंगल लाइन में बताइए क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। कौन सा लॉ किसको रिप्रेजेंट करता है, ये इंपॉर्टेंट है जानना आपको। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बात करता है। टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट बताता है कि कैसे आपको टेम्परेचर मेजर करना है और क्या मैथमेटिकल उसके पास फार्मूलेशन है हमारे पास, जिससे हम इस टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे, स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, when body A is in thermal equilibrium, when body A is in thermal equilibrium with body B, when body A is in thermal equilibrium with body B and B is in thermal equilibrium and B is in thermal equilibrium, B is in thermal equilibrium with body C separately, underline करेंगे इसे, B is in thermal equilibrium with body C separately, अलग अलग, separately, then A and C will be in thermal equilibrium. Then A and C will be in thermal equilibrium. सिंपल मैथमेटिक्स है ये,
if body A is in thermal equilibrium with body B and B is in thermal equilibrium with body C separately, then body A and body C will be in thermal equilibrium. ये है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इसमें कहीं भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए. इफ बॉडी A is in thermal equilibrium with body B, body B is in thermal equilibrium with body C separately, then A and C will be in thermal equilibrium. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखिए ध्यान से. हमारे पास एक बॉडी इसमें कंबाइंड है, कॉमन बॉडी है, दैट इज बॉडी बी. इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसको ध्यान से समझिएगा. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सिंपल मैथमेटिकली आप देखेंगे, इफ बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी, यानी ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो मैथमेटिक्स इज जनरल ए इज इक्वल टू सी. बट इससे कुछ ही तरह ही है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. समझिएगा, बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी. इसका मतलब है सपोज ये बॉडी बी है आपके पास, कोई बॉडी ए आपने ले लिया, लेट दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी ए. तो ए और बी एक दूसरे के क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है. और हमने बताया है थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर. थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में 3 इक्विलिब्रियम थे, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम. लेकिन थर्मल का मतलब था इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, हर जगह टेम्परेचर क्या हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए. इसका मतलब है अगर ए बॉडी बी बॉडी के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है कि हम लोग बात कर रहे हैं टी ए इक्वल टू टी बी की, टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी. अब कह रहा है कि बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी, तो बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, लेट दिस इज बॉडी सी, बट दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. तो ये देखिए बी और सी इस ए से क्या है, सेपरेट है. तो कह रहा है कि बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी सी, तो इसका मतलब है टी बी इक्वल टू टी सी. अगर टी ए इक्वल टू टी बी इक्वल टू टी सी, तो वैसे मैथमेटिक्स सिंपल है कि टी ए इक्वल टू टी सी, यानी बॉडी ए विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी सी. अगर ए बी के बराबर है टेम्परेचर, बी का सी के बराबर है, तो ए का सी के बराबर होगा. ये सिंपल मैथमेटिक्स है. और थर्मोडायनेमिक्स का ये जीरोथ लॉ है कि if body A is in thermal equilibrium with body B, B is in thermal equilibrium with body C separately, then A and C will be in thermal equilibrium. This is TA equal to TC. Important thing क्या है जो point out करनी है, that is body B. This is a common body. ये body दोनों के लिए common है, A के लिए भी और सी के लिए भी. तो इसका मतलब है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कोई न कोई एक बॉडी होगी, एक पार्ट होगा जो कॉमन होगा. जहां भी इसको अप्लाई हम करेंगे वहां पर ये पार्ट कॉमन होगा. तो एक तो सिंपल ये है टी ए इक्वल टू टी बी, टी बी इक्वल टू टी सी, टी ए इक्वल टू टी सी. ये आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है. टेम्परेचर के बारे में ये लॉ बताता है. एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से आता है. अब कैसे इसको यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट वो है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. दैट इज एप्लीकेशन में एग्जाम्पल में आप देते हैं थर्मोमीटर. एग्जाम्पल में आप थर्मोमीटर देते हैं. दैट इज जो भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार चेक करता है डॉक्टर, दैट थर्मोमीटर इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अब वो कैसे काम करता है ये इसको हमको समझना है कि कैसे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 3 बॉडी हैं, ए बी और सी, कैसे ये लॉ कैसे सेटिस्फाई होता है वहां पर, ये हमको आपको देखना है. दैट इज एप्लीकेशन थर्मोमीटर है आपका. और सबसे बेस्ट एग्जांपल भी इसका है कि जो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, मरकरी थर्मोमीटर जो हमको मिलता है, यूज होता है, हमारी बॉडी में लगाया जाता है, जिससे हम बताते हैं कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम या बॉडी, जिससे हमको ये पता लगता है कि फीवर है या नहीं है. ओके, तो थर्मोमीटर को जरा देखिए, समझने की कोशिश करिए कि कैसे उसमें जीरोथ लॉ हम लोग देखेंगे कि जीरोथ लॉ कैसे अप्लाई हो रहा है थर्मोमीटर पे. सपोज हमारे पास ये जो है दैट इज
ये जो पर्सन गया है वो उस आदमी का जिसका टेम्परेचर मेजर करना है, तो थर्मामीटर में क्या करते हैं, उस आदमी की जो जीभ होती है उसके नीचे वो थर्मामीटर रख देते हैं। सपोज दिस इज आपका ये जो है पोर्शन आपका जीभ है, और इसको जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर उसको जो है यहाँ नीचे बॉटम पे ऐसे बना होता है। इस थर्मामीटर को मरकरी थर्मामीटर है सपोज, तो इसको हम लोगों ने जीभ के पास लगा दिया, तो हमारे पास इसके अंदर भरा हुआ मरकरी होता है, दैट इज Hg, ये मरकरी होता है। अब मरकरी को आप क्यों यूज करते हैं, तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज लिक्विड के अंदर भी वेटिंग और नॉन वेटिंग टाइप के लिक्विड होते हैं, दो तरह के लिक्विड होते हैं जो कि फ्लूइड में हम लोग देखेंगे। तो ये नॉन वेटिंग लिक्विड होता है, ये उसकी जो सतह होती है उसको गीला नहीं करता है, तो इस वजह से इसको आप बेस्ट यूज करते हैं ताकि रीडिंग अच्छे से ले सके। और यहाँ पर इस थर्मामीटर के अंदर आपका यहाँ पर रीडिंग या स्केल्स बने रहेंगे, और यहाँ पर आप सपोज यहाँ पर आप 98 या 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और यहाँ आपका मान लीजिए 100 है, आपका 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है आपका, सब कुछ ऐसा केस है। दिस इज़ नॉर्मल थर्मामीटर जो हम लोग यूज करते आए हैं अभी तक बचपन से, जो हमको डॉक्टर देते हैं। तो अब आप समझिए कि ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे कैसे बेस्ड है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी 3 बॉडीज है, बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी सी। इसमें भी एक कॉमन बॉडी है दैट इज बॉडी बी। जरा इसमें देखिए आप, इसमें भी एक बॉडी है, आपका जीभ है। सपोज ये हमारा एक आपका ऑब्जेक्ट है ए। बी बॉडी वो होगी जो दोनों से कांटेक्ट में होगी, चाहे वो सी हो सेपरेटली अलग अलग होगी, सी से भी होगी और ए से होगी। तो इसमें से कौन सा है जो सेपरेटली है, ये जो ग्लास कवर है इसका, दैट इज ग्लास कवर, दैट इज बॉडी बी। क्योंकि ये ग्लास कवर जो आपका ग्लास वाला पोर्शन है ये आपके जीभ के अंदर होगा। एक तो जीभ के कांटेक्ट में आया ये पोर्शन, और दूसरा इसका कांटेक्ट इस मरकरी से भी है, तो ये एक कॉमन बॉडी हो गया जो दोनों के लिए यूजफुल है, और दोनों अलग अलग है। इसका ए का सी से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। इज दैट क्लियर? तो अब ए का बी, बी से सी, सेम टू सेम फिनोमिना, ए इधर, ग्लास कवर बी, एंड नाउ द मरकरी Hg इज बॉडी सी। सेपरेटली हो गया एकदम पूरा फंक्शन, ऐसे ही होगा क्या? साइंस से आपको ये पता है, जो भी मेडिकल साइंस कहती है वो कहती है कि अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री से अप हो रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि थोड़ा बहुत उसको आदमी को बुखार आ गया है, या उससे कम है तो हम बोलेंगे कि बॉडी नॉर्मल पोजीशन में है। तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको थर्मामीटर देगा, आप थर्मामीटर इंसर्ट करेंगे, अपनी जीभ के नीचे रखेंगे। तो जब आप जीभ के नीचे रखते हैं इस थर्मामीटर को, तो फिनोमिना क्या होता है, बॉडी ए से हीट ट्रांसफर होना शुरू करती है ग्लास में। बेसिक प्रोसेस क्या है, ए से हीट ट्रांसफर होगी कहां पर, ग्लास में, क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, आप उससे किस में ट्रांसफर कराएंगे, ग्लास में। हीट ट्रांसफर होगी बॉडी ए का ग्लास में, और ग्लास को जब हीट मिलना शुरू करेगी तो वो अपनी हीट किसको दे देगी, मरकरी को। और मरकरी जब गर्म होगी बिकॉज ऑफ लोअर डेंसिटी, ये क्या करना शुरू करेगी, अपवर्ड मूव करना शुरू करेगी। ये अपवर्ड क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो बॉडी ए से हीट इस ग्लास में आना कब बंद होगी, जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। जब जीभ का टेम्परेचर, आपके बॉडी का टेम्परेचर उस ग्लास के टेम्परेचर के बराबर आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली यहां से आपका हीट ट्रांसफर बंद हो जाएगा। तो बॉडी ए विल बी इक्वल टू बॉडी बी, बोलिए। और फिर जैसे ही आपने हीट, यहां जो ग्लास को हीट मिल रही है वो कंटिन्यूअसली किसको सप्लाई हो जा रही है, मरकरी को, तो मरकरी ऊपर जाती जा रही है। तो मरकरी का ऊपर जाना कब रुकेगा, जब इसका टेम्परेचर मरकरी के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। बॉडी ए का टेम्परेचर बॉडी की बी के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, तो बॉडी बी से हीट ट्रांसफर हो जाएगी किसको, मरकरी को। तो मरकरी अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और जिस वक्त इस ये इक्विलिब्रियम में आएगा उस वक्त आपका मरकरी कहीं न कहीं जाकर के क्या करेगा, जिस वक्त इक्विलिब्रियम का मतलब जिस वक्त हीट रुकेगा, जब हीट रुक जाएगा तो यहां से हीट देगा, तो देने के बाद जब हीट अब नहीं आ रही है तो मरकरी कहीं न कहीं जाकर के, मान लीजिए यहीं कहीं रुक गया जाकर के।
जब तक इसने हीट ट्रांसफर करता रहा तब तक ये मरकरी क्या करती रही, ऊपर जाती रही। जब हीट ट्रांसफर बंद हो गया तो मरकरी ऊपर जाकर के रुक गई। जिस पोजीशन पर मरकरी रुकी हुई है उस पोजीशन को डॉक्टर देखता है और देखने के बाद वो बताता है कि आपका टेम्परेचर 98.4, जैसे फॉर एग्जांपल इन केस में 98.4 से आपका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, तो आपको बोलेगा कि थोड़ा सा आपको क्या है, बुखार है। तो कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया? ये कॉन्सेप्ट इसी जियोथर्मल थर्मोडायनामिक्स पे है। बॉडी बी आपके लिए आपका ग्लास है, ए बॉडी आपके लिए आपकी जीभ है, और सी आपके लिए मरकरी का लिक्विड है जो उसके अंदर भरा पड़ा हुआ है। तो आपका ए से हीट ट्रांसफर हुआ बी में, बी से सी में, लेकिन ये ट्रांसफर कब रुका? जब ए का टेम्परेचर किसके बराबर हो जाएगा, बी। और इसने हीट ट्रांसफर देना कब बंद किया? जब यहां से आना बंद हुआ और ये अपना यहां पहुंच गया ऊपर, और यहां पर जब पहुंच गया तो अब तीनों इक्विलिब्रियम में है, इसीलिए यहां पर आकर के ये होल्ड कर गया। तो बॉडी ए बी इक्विलिब्रियम में है, बॉडी बी बी और बॉडी सी में थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। अब उस वक्त आप मरकरी का टेम्परेचर माप रहे हैं, ध्यान समझिएगा। मरकरी की पोजीशन देख करके आप ये बता सकते हैं बॉडी ए का टेम्परेचर कितना होगा, बी से कोई संबंध नहीं। यानी बॉडी ए बराबर बॉडी बी, यानी आपकी जीभ है, ये आपका ग्लास है, ग्लास से गया हीट मरकरी में। अब आप Hg की पोजीशन देख करके इसको बता रहे हैं, बॉडी का टेम्परेचर बता रहे हैं, यानी जीभ के बता रहे हैं आप टेम्परेचर ए का। यही तो कर रहा है TA इक्वल टू TC, यानी इसको टेम्परेचर को देख करके आप किसका टेम्परेचर बता सकते हैं, ए का टेम्परेचर बता सकते हैं। और इस छोटी सी मैथमेटिक्स के पीछे इतनी बड़ी फिजिक्स इन्वॉल्व है कि हम थर्मामीटर पूरा का पूरा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर वर्क करता है। तो ये आपका बेसिक है। हीट ट्रांसफर तभी रुकेगा जब थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा। तो थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज कब होगा? जब ए टेम्परेचर एक बी के बराबर होगा, बी आपका सी के बराबर सेपरेटली होगा। उसके बाद जब आप देखेंगे तो सी के टेम्परेचर से आप ए का टेम्परेचर बता सकते हैं। यानी मरकरी को देख करके मरकरी की पोजीशन कैसे तय होगी? उसके डेंसिटी डिफरेंस से तय होगी। भाई वो गर्म होगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, ऊपर उड़ता चला आएगा। जहां आकर रुकेगा, इस रुका क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर अब हीट ट्रांसफर क्या हो गया, बंद हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया है। अगर नहीं तो ज्यादा बुखार होगा तो थोड़ा सा और ऊपर ही जाएगा, हीट ट्रांसफर होगा। तो ये जितना ऊपर जाता जाएगा उतना ही आपके अंदर फीवर बढ़ता जाएगा। तो यहां से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को सेटिस्फाई कराता है। बॉडी एक कॉमन है, दैट इज बॉडी बी, बॉडी ए और सी क्या है, सेपरेट है। यहां पर भी ग्लास आपका कॉमन है, बॉडी ए जीभ और आपका मरकरी क्या है, सेपरेट है। तो पूरा का पूरा फिजिक्स जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इस थर्मोमीटर के अंदर इस्तेमाल की जाती है। क्लियर है? तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का बेस्ट जो एप्लीकेशन है, एग्जांपल है, दैट इज द वर्किंग ऑफ थर्मोमीटर। जो हम नॉर्मल थर्मोमीटर पढ़ते हैं, थर्मोमीटर पढ़े हैं या हम लोग जिसको यूज करते आए हैं, वो बेसिकली जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर ही वर्क करता है। और आज भी जब भी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे इतनी देर से चर्चा होने के बावजूद हम टेम्परेचर पर ही लगे हुए हैं। इसीलिए इस जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट अगर आपसे पूछा जाए किस लॉ के तहत आता है, तो आपका जवाब होगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये है बेसिक फंडामेंटल इस सब्जेक्ट का। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बाद अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, दैट इज थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल। तो हेडिंग हमारी पड़ेगी थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल। सिद्धांत क्या है, थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल, और इसको अच्छे से समझने की जरूरत है। थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या है थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल। इसको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लोग समझिए इसको आसानी के साथ। थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल पे पहले कुछ लाइनें लिखेंगे हम लोग। व्हाट इज थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल? लिखिएगा, इन मेजरिंग टेम्परेचर, in measuring temperature, in measuring temperature, the properties लिखिए या the parameters, पैरामीटर लिखिए, the parameter which varies with temperature,
which varies with temperature is measured first। समझाएंगे अभी हम लोग। टेम्परेचर वेरीज विथ टेम्परेचर इज मेजर्ड फर्स्ट with the help of this parameter, with the help of this parameter, with the help of this parameter, then temperature is found, then temperature is find। The property या the parameter, the property which helps, underline करेंगे, property which helps in finding the temperature, in finding the temperature is known as thermometric property, thermometric property। important point है thermometric property। In measuring temperature, the parameter which varies with temperature is measured first with the help of this parameter, then temperature is find। The property which helps in measuring or finding the temperature is known as thermometric property, and this whole phenomena is known as thermometric principle। thermometric सिद्धांत कहते हैं। and this whole phenomena, this whole concept of phenomena is known as thermometric principle, is known as thermometric principle। is known as thermometric principle। अब जरा समझिएगा ध्यान से कि ये कहना क्या चाह रहा है। इसका पहले स्टेटमेंट समझिए। इन मेजरिंग टेम्परेचर द पैरामीटर विच वेरीज विथ टेम्परेचर इज मेजर्ड फर्स्ट। यानी टेम्परेचर को मेजर करना है। इन मेजरिंग टेम्परेचर द पैरामीटर विच वेरीज विथ टेम्परेचर इज मेजर्ड फर्स्ट। जो टेम्परेचर के साथ जो भी पैरामीटर वेरी करेगा सबसे पहले उसको हम फाइंड आउट करेंगे। हमको मेजर क्या करना है? टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करना है हमको। पूरा 0th लॉ किसको मेजर कराता है? टेम्परेचर को। हमको टेम्परेचर मेजर करना है। प्रिंसिपल क्या है? टेम्परेचर मेजर करने में पहले आपको उस क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है जो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। इन मेजरिंग टेम्परेचर द पैरामीटर विच वेरीज विथ टेम्परेचर इज मेजर्ड फर्स्ट। सबसे पहले किसको मेजर करेंगे? उस पैरामीटर को मेजर करेंगे जो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। अब विद द हेल्प ऑफ दिस पैरामीटर, कौन सा पैरामीटर? जिसने हेल्प किया है टेम्परेचर को मेजर करने में, देन टेम्परेचर इज फाइंड। तब टेम्परेचर उसके बाद फाइंड आउट किया जाता है। द प्रॉपर्टी विच हेल्प्स इन फाइंडिंग द टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। टेकिंग एन आइडियल गैस इक्वेशन, सोचिए आइडियल गैस इक्वेशन है PV बराबर mRT। अगर आपसे कहा जाए कि ये आइडियल गैस इक्वेशन है, आपको बोला गया थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। कौन सी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन बनता है? जो टेम्परेचर मेजर करने में हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल PV बराबर mRT एक आइडियल गैस इक्वेशन है। हमसे बोला गया कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर के लिए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी फाइंड आउट करिए। क्वेश्चन है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर के लिए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी? तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? द प्रॉपर्टी विच हेल्प्स इन फाइंडिंग द टेम्परेचर।
उसे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। और कौन हेल्प कर रहा है? इन मेजरिंग टेम्परेचर द पैरामीटर विच वेरीज विथ टेम्परेचर मेजर्ड फर्स्ट, यानी जो टेम्परेचर के साथ वेरी करे उसको पहले फाइंड आउट करिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, m कांस्टेंट है, r गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर किसके साथ वेरी कर रहा होगा? प्रेशर के साथ। यानी अगर आपको प्रेशर मिल जाए तो आप यहां से डायरेक्ट PV इक्वल टू MRT से डायरेक्ट टेम्परेचर निकाल सकते हैं। यानी कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में ये कांस्टेंट है आपका, तो टेम्परेचर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रेशर के। यानी टेम्परेचर किसके साथ वेरी कर रहा है? प्रेशर के। क्या बोला गया? इन मेजरिंग टेम्परेचर द पैरामीटर विच वेरीज विथ टेम्परेचर मेजर्ड फर्स्ट, यानी जो टेम्परेचर फाइंड आउट करने में उस पैरामीटर को फाइंड करिए जो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। तो टेम्परेचर के साथ कौन वेरी कर रहा है? प्रेशर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, ये तो आपका थर्मोमीटर ही है। टेम्परेचर किसके साथ वेरी कर रहा है? प्रेशर। तो सबसे पहले इसको फाइंड आउट करिए। अब विद द हेल्प ऑफ दिस पैरामीटर, इसके हेल्प से क्या करेंगे आप? टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि ये प्रेशर मिल गया तो अपने आप ही क्या मिल जाएगा? टेम्परेचर मिल जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पैरामीटर टेम्परेचर इज फाइंड एंड द प्रॉपर्टी विच हेल्प्स इन फाइंडिंग टेम्परेचर, कौन सी प्रॉपर्टी हेल्प की इस टेम्परेचर फाइंड आउट करने में? प्रेशर ने। इसका मतलब है बिकम इज नोन एज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज आल्सो कांस्टेंट। तो टेम्परेचर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? प्रेशर। तो इसका मतलब प्रेशर हेल्प करता है टेम्परेचर को फाइंड आउट करने में। जो प्रॉपर्टी हेल्प करती है टेम्परेचर को फाइंड करने में, वही प्रॉपर्टी उस सिस्टम के लिए, उस थर्मोमीटर के लिए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बन जाती है। इसका मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर के लिए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन होगा? प्रेशर। प्रेशर इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। सेकंड एग्जांपल, अगर आपसे कोई कहे कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर आ गया, लेट दिस इज फर्स्ट। सेकंड कोई कहे कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर है, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर है आपके पास, सपोज कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर है आपके पास। अब बताइए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी? अब इस बार कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, यानी अगर वॉल्यूम वेरी कराना है, वॉल्यूम वेरी कराकर टेम्परेचर फाइंड आउट किया जा सकता है। यानी टेम्परेचर को फाइंड करने में कौन हेल्प किया? वॉल्यूम। इसका मतलब है कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन होगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस आ रहे हैं कंपटीशन में कि किस थर्मोमीटर की कौन थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होता है। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए कौन है? वॉल्यूम, और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए कौन है? प्रेशर है। ये दोनों चूंकि इन्हीं के दोनों के द्वारा टेम्परेचर फाइंड आउट किया जा सकता है, इसलिए उसके लिए क्या बन जाएंगे? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। जो भी हेल्प करेगा टेम्परेचर मेजर करने में, थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल ये कहता है, सिद्धांत कहता है, जिसने भी, जिस प्रॉपर्टी ने भी टेम्परेचर को मेजर करने में हेल्प किया होगा, सबसे पहले आप उसे फाइंड आउट कर लीजिए, उसके इस हेल्प से आप टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेंगे, तो वही प्रॉपर्टी आपकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? वॉल्यूम हो जाएगी आपकी। ये आपका है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब इसके बाद भी हम लोग अभी पढ़ेंगे, पहले दो हम लोग लिख लेंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी लिख लेंगे प्रेशर, और कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वॉल्यूम है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स हैं आपके, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, थर्मोकपल, ये डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स हैं। अभी हम लोग इसको कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए हम लोगों ने अभी फिलहाल दो एग्जांपल ले लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर और कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। ऑन द बेस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन हमको ये मिल गया कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए प्रेशर होगा और कांस्टेंट प्रेशर के लिए वॉल्यूम होगा आपका थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। दिस इज व्हाट थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये प्रेशर क्या है? ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये आपके लिए क्या है? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको एक सीरीज बना कर दे देगा ऐसे चार्ट, उसमें से आपको मिलाने के लिए बोलेगा ABCD कि कौन किसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। इसके बाद हेडिंग आप डालिए कि टाइप्स ऑफ
थर्मोमीटर, कितने टाइप्स के थर्मोमीटर? टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स, जिसमें पहला फर्स्ट रेजिस्टेंस टाइप, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, पहला दैट इज रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस थर्मोमीटर या थर्मिस्टर बोलते हैं इसको, THERMIST, थर्मिस्टर। दैट इज थर्मिस्टर। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर बोलिए, थर्मिस्टर बोलिए। लिखिएगा दिस थर्मोमीटर इज बेस्ड ऑन, दिस थर्मोमीटर इज बेस्ड ऑन This thermometer is based on Wheatstone bridge। अंडरलाइन करेंगे, ये प्रिंसिपल पूछा जाता है, बेसिक इंटरमीडिएट का कॉन्सेप्ट है। Wheatstone bridge प्रिंसिपल, Wheatstone bridge principle। एंड इन दिस थर्मोमीटर, अब जो कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, एंड इन दिस थर्मोमीटर, एंड इन दिस थर्मोमीटर रेजिस्टेंस इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट अंडरलाइन, रेजिस्टेंस इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, एंड इन दिस थर्मोमीटर रेजिस्टेंस इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो थर्मिस्टर या रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन होता है? रेजिस्टेंस होता है। इक्वेशंस क्या है? R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। दिस इज गवर्निंग इक्वेशन। आप लिख भी सकते हैं, इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। R0 इज व्हाट? इनिशियल रेजिस्टेंस। Alpha, beta are constant, T is temperature and R is resistance. Alpha, where alpha and beta are constant. R क्या है? R0 क्या है? इनिशियल रेजिस्टेंस जो भी रहा होगा उसके अंदर, एंड R इज द रेजिस्टेंस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर T, रेजिस्टेंस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर T। तो टेम्परेचर को आप देख लीजिए, अल्फा और बीटा की वैल्यू जो कुछ भी हो, टेम्परेचर किसके साथ वेरी कर रहा है? आर के साथ। तो जो भी क्वांटिटी वेरी करती है टेम्परेचर के साथ, सबसे पहले उसे फाइंड आउट किया था, उसकी हेल्प से क्या फाइंड आउट करते हैं? टेम्परेचर, और वही उसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बनती है। तो आप देखिए टेम्परेचर आर के साथ वेरी कर रहा है, तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे आप, और रेजिस्टेंस ही आपकी क्या बन जाएगी? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसीलिए कहा गया कि रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन है? रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस की हेल्प से आर अगर फाइंड आउट हो गया, R0 एक इनिशियल वैल्यू है रेजिस्टेंस की, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके आप टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो जिसकी हेल्प से निकाले हैं वही उसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बन जाती है। तो अब सवाल ये है कि ये तो आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल गया हमारे पास, एक तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, अल्फा बीटा कांस्टेंट है, और दूसरा एक और आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि रेजिस्टेंस ही थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, यही आपका थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है इस कॉन्सेप्ट के अंदर। अब कैसे ये व्हीटस्टोन इसको काम कैसे करते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज को का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज का आप देखिए, ये बेसिक इंटरमीडिएट का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा पहले भी। ये हमारे पास ऐसे मान लीजिए वायर है, लेट दिस वाज P, दिस वाज Q, दिस इज R एंड दिस इज S। ये आपको पहले पता है PQRS है, और यहाँ पर बीच में एक गैल्वानोमीटर है जिससे आपको रीडिंग मिलती है कि करंट फ्लो कर रही है या नहीं कर रही है। इसके अंदर करंट आपको देखना होता है, और हम ये बोलते थे व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन में यहाँ पर सर्किट में कोई करंट फ्लो
नहीं करती थी। दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या है? P/Q इज इक्वल टू R बाई एस। दिस इज व्हाट बेसिक फंडामेंटल इन 12th स्टैंडर्ड। P/Q इज इक्वल टू R बाई एस। जिस वक्त ये कंडीशन सेटिस्फाई होती थी गैल्वानोमीटर में रीडिंग खत्म हो जाती थी, तो आप बोलते थे ये बैलेंस हो गया है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? बैलेंस है। अब क्या है, चूंकि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है, रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के साथ क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। तो सपोज कि कोई भी, मान लीजिए आपके पास ये है, ये टेम्परेचर के साथ मान लीजिए वेरी करना शुरू कर दिया। सपोज दिस इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ये रेजिस्टेंस आपका किसके साथ वेरी कर रहा है? टेम्परेचर के साथ। तो आप इसको कैसे अब सॉल्व करेंगे? इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व किया जाता है? तो आपके पास P है, Q है, R है, S है। अब समझिएगा आप क्या करेंगे, किस वैल्यू को आपको चुनना है टेम्परेचर के साथ, चूंकि ये वेरी कर रहा है, ये वेरिएबल है और इक्वेशन आपको पता है R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। तो कैसे अब आप इसको फाइंड आउट करेंगे? क्या करते हैं हम लोग कि सपोज कोई भी वैल्यू इसकी हो, सपोज देखिए P की वैल्यू 5 ले लीजिए, 5 है आपका, और आपका Q की वैल्यू 10 है मान लीजिए, तो कितना आया? 1/2 आया। अब हमें 1/2 किसको मेंटेन करना है? R बाई एस का रेशियो। समझिए ध्यान से, R बाई एस भी अगर 1/2 आ गया, इसका मतलब है P/Q R बाई एस के बराबर हो जाएगा, तो अपने आप ही गैल्वानोमीटर में रीडिंग नहीं आएगी और हम बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। अब सवाल ये नहीं है, P/Q तो फिक्स ही है 1/2, लेकिन R वेरी कर रहा है क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ फंक्शन में है। R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। अगर T बढ़ेगा तो अपने आप R की वैल्यू क्या करती जाएगी? बढ़ती जाएगी। अब ये अगर वैल्यू चेंज हो रही है टेम्परेचर के साथ, तो फिर कैसे चेक करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है? तो क्या करेंगे हम लोग, एक रेजिस्टेंस को वेरिएबल बना देंगे। हम लोग क्या करेंगे, S है सपोज, इसको वेरिएबल, ये जो सिंबल होता है ये वेरिएबल का सिंबल होता है, तो इसको हम लोग वेरिएबल बनाएंगे, दैट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। समझिए ध्यान से, ये आपका कैसा हो गया? वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब क्या होगा, आप पकड़ के रखे रहिए। अब क्या हुआ, ये वाला अपने आप वेरी कर रहा है टेम्परेचर के साथ, ये वाला आपके हाथ में अब आ गया। अब आप ऐसा करिए कि ये 5/10 है, सपोज ये 5/10 है और ये वेरी किया, R आपका वेरी किया और R की वैल्यू हो गई 8। टेम्परेचर के साथ ये वेरी कर रहा है, ये कितनी हो गई? 8। उसी वक्त आप इसको वेरी करा के कितना कर दीजिए? 16। ये आपके हाथ में है वेरिएबल से, इसको आप बढ़ाकर क्या कर लीजिए? 16। व्हाट इज द रेशियो? 1/2, यानी P/Q इज इक्वल टू R बाई एस। जैसे P/Q R बाई एस के बराबर होगा, गैल्वेनोमीटर में रीडिंग खत्म हो जाएगी। आप मान लेंगे कि उस वक्त हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। या जैसे आप ये मैथमेटिकली हमने आपको बताया, वहां एक्सपेरिमेंटली कैसे करेंगे, आप इसको लिए रहेंगे, जैसे इसकी वैल्यू को आप बढ़ाएं, रेजिस्टेंस को, ये वैल्यू आपकी जैसी बढ़ेगी, आप इस रीडिंग को देखते रहेंगे, इसमें रीडिंग खत्म, इसका मतलब उस वक्त वो बैलेंस रहा होगा। उस वक्त जो इसकी रीडिंग आ रही होगी रेजिस्टेंस की, वही मेजर हो जाएगी और वही क्या बता देगी? आपका टेम्परेचर बता देगी। इज इट क्लियर? क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस तो टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है, एक को आप वेरिएबल बनाएंगे अपने हाथ से। जब इसका रेशियो तो फिक्स है, P/Q जो भी होगा, मान लीजिए 1/2 है, अब इसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है, उसके कंपेरिजन में इसको भी आप बढ़ाते घटाते रहिए और ऐसा सेट करिए कि दोनों जो ऐसे सेट हो जाए रेशियो पर कि R बाई एस का रेशियो किसके बराबर हो जाए? P/Q के। ऑटोमेटिकली इसके गैल्वेनोमीटर के अंदर रीडिंग आना बंद हो जाएगी और जैसे रीडिंग बंद होगी वैसे ही आपका व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो जाएगा? बैलेंस होगा। उस वक्त जो उस टेम्परेचर के साथ जो रेजिस्टेंस मिला होगा, वो रेजिस्टेंस को वैल्यू को रख करके आप क्या कर लेंगे? टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेंगे। और चूंकि रेजिस्टेंस ने टेम्परेचर को फाइंड कराया, इसलिए जिसने हेल्प किया वही उसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी रहती है। इसलिए रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन होगा? रेजिस्टेंस ही होगा। रेजिस्टेंस या थर्मिस्टर थर्मोमीटर की थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन होता है? रेजिस्टेंस होता है। बनाइए। तो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी आपको मिल के आई, रेजिस्टेंस। अगला जो थर्मोमीटर है सेकंड थर्मोमीटर जो आपको पढ़ना है, दैट इज थर्मोकपल। दैट इज थर्मोकपल। दूसरा थर्मोकपल। थर्मोकपल लिखिएगा, इसमें कुछ पॉइंट्स नोट करिए इंपॉर्टेंस। थर्मोकपल्स आर बेस्ड ऑन सीबेक इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। थर्मोकपल्स आर बेस्ड ऑन सीबेक इफेक्ट। Thermocouples are based on
सीबेक इफेक्ट्स। एंड व्हाट इज द सीबेक इफेक्ट, इसके बारे में भी थोड़ा लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू सीबेक इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू सीबेक इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू सीबेक इफेक्ट, when two dissimilar metals, underline dissimilar, when two dissimilar metals are joined, when two dissimilar metal are joints to form two junction, to form two junctions, and if these two junctions are maintained, if these two junctions are maintained, these two junctions are maintained at different temperature, at different temperature, EMF or voltage, EMF or voltage is generated, EMF or voltage is generated and this EMF or voltage is proportional to, and this EMF or voltage is proportional to temperature difference between two junctions. This EMF or voltage is proportional to temperature difference between two junctions. Hence, in thermocouples, EMF plays the role of thermometric property. In thermocouple, EMF plays the role of thermometric property. EMF plays the role of thermometric property. EMF plays the role of thermometric property. ओके, फिर से पढ़िएगा इसको एक बार, देखिए स्टेटमेंट क्या कर रहा है। अकॉर्डिंग टू सीबेक इफेक्ट, थर्मोकपल किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, दैट इज सीबेक इफेक्ट। पहला तो ऑब्जेक्टिव ये है कंपटीशन के अंदर, दैट इज सीबेक इफेक्ट। ये एक इंपॉर्टेंट है आपके पास ऑब्जेक्टिव, दैट इज थर्मोकपल इज बेस्ड ऑन सीबेक इफेक्ट। पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन सीबेक इफेक्ट, तो आपका ऑप्शन होगा क्या, थर्मोकपल। थर्मोकपल हमारा किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, सीबेक इफेक्ट। अब ये सीबेक इफेक्ट है का, अकॉर्डिंग टू दिस सीबेक इफेक्ट क्या बोल रहा है वो, व्हेन टू डिसिमिलर मेटल्स आर ज्वाइंट टू फॉर्म टू जंक्शंस। दो डिसिमिलर मेटल है और उनको अगर ज्वाइंट करके दो जंक्शन बना दिया गया है और फिर कह रहा हूं उन जंक्शन को डिफरेंट टेम्परेचर पर मेंटेन किया जाए। सपोज यहाँ एक है आपके पास, एक पॉइंट यहाँ पर है, ये दो डिसिमिलर मेटल है, किसी पॉइंट ए है पॉइंट बी है, इसको मिला करके, इन दोनों पॉइंट्स को मिला करके एक जंक्शन बनाया गया। ठीक, दिस इज जंक्शन नंबर ए, दिस इज जंक्शन नंबर बी। अब दो डिसिमिलर मेटल को अगर मिला करके आप दो जंक्शन बनाएंगे और कह रहे हैं कि उनको डिफरेंट टेम्परेचर पे रखा जाए, तो इनका टेम्परेचर कुछ होगा, इनका टेम्परेचर कुछ होगा। तो सीबेक ने क्या बताया था कि अगर दो डिसिमिलर मेटल दो जंक्शन बना करके दो डिफरेंट टेम्परेचर पे रखे जाते हैं तो इसके बीच में, इस जंक्शन के बीच में ईएमएफ या वोल्टेज क्या होता है, क्रिएट होता है, जनरेट होता है, वोल्टेज क्रिएट होता है। और इस वोल्टेज की खासियत क्या है, ये ईएमएफ क्या है, इसकी खासियत क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू जंक्शन, दैट इज डेल्टा टी। तो टेम्परेचर डिफरेंस ए और बी के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस मान लीजिए डेल्टा टी है, तो ये ईएमएफ जनरेट होता है, तो इससे ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट इज डेल्टा टी। अब मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पर है, ध्यान समझिएगा, मान लीजिए एक जंक्शन आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर है, अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो व्हाट इज डेल्टा टी? डेल्टा टी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी है। बोलिए व्हाट इज डेल्टा टी? टी बी माइनस टी है, टी ए इक्वल टू 0, तो टी बी यहाँ से आप निकाल देंगे, दैट इज इक्वल टू डेल्टा टी किसके बराबर? टी बी के बराबर हो जाएगा। तो टी बी क्या हो जाएगा आपका? ईएमएफ को। तो जो ईएमएफ की वैल्यू जनरेट हुई होगी, आई होगी, वही ऑटोमेटिकली आपका क्या दे देगी? टेम्परेचर दे देगी। इसका मतलब है कि थर्मोकपल में टेम्परेचर किसकी हेल्प से आपको मिला है? ईएमएफ की हेल्प से मिला है। इसलिए जिसकी हेल्प से टेम्परेचर मिलता है वही उसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। इसलिए ईएमएफ या वोल्टेज ही इस थर्मोकपल की थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसके ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन आया? ईएमएफ। इसलिए इसका इस वक्त का क्या है टेम्परेचर, ये अगर फाइंड आउट आपको करना है तो आप निकाल सकते हैं। ईएमएफ जो भी आया होगा उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बना करके इस टेम्परेचर को फाइंड आउट किया जा सकता है। इसका मतलब है जिसने भी हेल्प किया टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए, वही उसकी क्या हो जाती है? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ ईएमएफ ने हेल्प किया आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए, अदरवाइज यहाँ का टेम्परेचर कैसे फाइंड आउट करते? तो ये तो रेफरेंस वैल्यू आपने 0 मान लिया यहाँ पर, तो 0 करते ही आपका डेल्टा टी क्या हो जाएगा? टी माइनस 0। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? ईएमएफ जो जनरेट हुआ है। अब ईएमएफ की वैल्यू आपको पता हो जाए तो अपने आप टेम्परेचर निकल जाएगा। तो जिसने हेल्प किया टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए, वही उसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। तो आपका थर्मिस्टर या रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में रेजिस्टेंस ने हेल्प किया था आपको। थर्मोकपल के अंदर सीबैक इफेक्ट से कौन हेल्प कर रहा है आपको? ईएमएफ कर रहा है। तो इसलिए ईएमएफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है किसकी? थर्मोकपल की। तो थर्मोकपल की थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन है? ईएमएफ है। या वोल्टेज इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। कांस्टेंट वॉल्यूम क्लियर है आपको? कांस्टेंट वॉल्यूम का क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम के थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रेशर है, और प्रेशर का कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर के लिए वॉल्यूम है आपका। रेजिस्टेंस के आपको मालूम ही हो गया, थर्मोकपल का आपको मालूम हो गया। तो 4 बेसिक जो हमको है कि किसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी, ये आपको पता हो गया है कि ये 4 ऐसे हैं जिनकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ये हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो इस पे एक चार्ट हम लोग इसमें ड्रा करेंगे कि ताकि हम लोग एक जगह इसको सब मिलाकर कंपाइल कर सके कि कौन सा थर्मामीटर है और उसकी कौन सी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। तो एक जगह आप थर्मोमीटर्स या टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर करेंगे, एक साइड में टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर कर दीजिए, दूसरी तरफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, आई एम राइटिंग पीपीटी, दैट इज प्रॉपर्टी। अभी बेसिकली हम लोगों ने 4 पढ़े हैं, दैट इज फर्स्ट रेजिस्टेंस टाइप्स, सेकंड थर्मोकपल, थर्ड कांस्टेंट वॉल्यूम गैस, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, 4 कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। रेजिस्टेंस टाइप में दैट इज रेजिस्टेंस, ब्रैकेट में रेजिस्टेंस, थर्मोकपल ईएमएफ और वोल्टेज, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस के लिए प्रेशर P या प्रेशर, एंड कांस्टेंट प्रेशर गैस के लिए वॉल्यूम। ये आपको नोट्स के अंदर रखने हैं। इसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेजिस्टेंस टाइप अगर थर्मोमीटर होगा तो क्या होगा?
थर्मोकपल है तो कौन सा इसका थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर होगा तो कौन होगा, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर होगा तो कौन इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगा, ये आपको पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टाइप के लिए थर्मोकपल के लिए ईएमएफ है, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए प्रेशर है और कांस्टेंट प्रेशर के लिए वॉल्यूम है, क्योंकि P बराबर MRT आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल टॉपिक है, जीरोथ लॉ से संबंधित है। अब जो नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज टेम्परेचर स्केल्स, और ये बड़ा टॉपिक है और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इससे आए हुए हैं और आ भी सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम लोग डीपली एनालिसिस इस टॉपिक का करेंगे, दैट इज द टॉपिक इज टेम्परेचर स्केल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो टेम्परेचर स्केल टॉपिक है इसको डीपली इसकी स्टडी करेंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से 2 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल इससे आता है और ये इसके अंदर इसके थ्योरेटिकल एनालिसिस पर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो टेम्परेचर स्केल्स नेक्स्ट जो हमारा अपना जो हेडिंग होगी दैट इज थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल या टेम्परेचर स्केल्स बोलते हैं। बाद में वो डीपली हम चलेंगे तो देखेंगे कैसे थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल बनाइए और केल्विन स्केल क्या है। तो इस पर डिटेल स्टडी जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। Thank you very much.